एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। हम जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कर रहे हैं ईएसआईसी की, आरआरबी की एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे कि ईएसआईसी का पेपर होने जा रहा है 7 जुलाई को। सो अगर आप आज भी ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, सो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके आज ही इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं पूरी डिटेल लेके। ईएसआईसी के लिए स्पेशली क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी करा रही हूँ जो कि ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एमसीक्यूज क्लासेस ले रही हूँ, टेस्ट सीरीज आपको करवा रही हूँ। ये जो क्रैश कोर्स है ओनली इन 999 है, तो ये क्रैश कोर्स आज आप इसी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। 7973244089 पे। सो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी आप इसमें डिस्कस करेंगे हम पेपर से पहले। सो 999 का क्रैश कोर्स है। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा बैच जो है स्टार्ट हो गया है मंडे से, जो कि है ओनली फॉर 2499। ये जो बैच है ये प्रॉपरली 3 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच है, जिसमें हम अनाटमी एंड फिजियोलॉजी करने वाले हैं। प्लस आपके बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम फुल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे एंड एमसीक्यू क्लासेस भी रहेंगी। सो ये भी बैच आप 2499 का आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। 450 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आज हमने करना है 451 क्वेश्चंस। और अगर आपको 999 का क्रैश कोर्स और आरआरबी के लिए फुल बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं। 70-year-old is confined to her bed due to advanced Parkinson's disease, which nursing diagnosed the highest priority for a client with Parkinson's crisis। तो एक 70-year-old पेशेंट है, ठीक है, जिसको एडवांस्ड पार्किंसंस डिसीज है। एडवांस पार्किंसंस डिसीज मतलब कि पेशेंट को क्या है कि पेशेंट जो है उसको शफलिंग गेट है, ठीक है, और उसका इस टाइम पार्किंसंस क्राइसिस चल रहा है। तो उसके लिए आपका क्या जो है नर्सिंग हाई प्रायोरिटी रहेगी। नर्सिंग एज अ डायग्नोसिस टेस्ट हाई प्रायोरिटी में क्या रखोगे? पोस्चरल हाइपरटेंशन, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनइफेक्टिव यूरिनरी एलिमिनेशन या फिर रिस्क ऑफ इंजरी। सो पार्किंसंस डिसीज पढ़ के मेरे को पता है ज्यादातर बच्चों का गया होगा रिस्क ऑफ इंजरी। सो ये तो बच्चे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पेशेंट जो है वो कन्फाइंड टू हर बेड है, मतलब वो बेड पे ही रहती है, वो चलती फिरती नहीं है। सो उसको इंजरी तो हो नहीं सकती। पार्किंसंस डिसीज है, इसीलिए इस टाइम वो बेड पे है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि पेशेंट का एयरवे क्लियर करो। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, तभी ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पार्किंसंस डिसीज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, पेशेंट को अफेक्टेड मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। अफेक्टेड मूवमेंट तो तब होगी ना अगर पेशेंट चलेगा, बट यहाँ पे तो पेशेंट क्या है, कन्फाइंड टू द बेड है, मतलब जो पेशेंट है वो बेड पे ही रहता है, तो उसको रिस्क ऑफ इंजरी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, नर्व सेल्स डैमेज होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी इज योर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। समझ गए ना क्वेश्चन को? थोड़ा सा ध्यान लगा के पार्किंसंस डिसीज के बारे में आपको समझना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से आप सीधा रिस्क ऑफ इंजरी पे टिक करके आते हैं, ठीक है ना। सो वहाँ पे गलत हो जाएगा। आंसर जो इसका सही रहेगा इज ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही रहेगा। और पार्किंसन से क्वेश्चन आता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इसमें अफेक्टेड होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जो इफेक्टिव होता है, दैट इज योर डोपामिन। डोपामिन का लेवल इसमें क्या होता है, कम होता है। डोपामाइन का लेवल जो है इसमें कम होता है। सो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो न्यूरोट्रांसमीटर से इसका क्वेश्चन आता है, दूसरा इसका क्वेश्चन आ जाता है हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो 3-4 क्वेश्चन इसी में ही बन गए, तो ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद अ पर्नीशियस एनीमिया इन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट, सो अ नर्स एंटिसिपेट दैट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विद। तो एक पेशेंट है, उसको क्या है, पर्नीशियस एनीमिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि पेशेंट को आप किसके साथ ट्रीट करोगे, क्या चीज पेशेंट को दोगे अगर उसे पर्नीशियस एनीमिया है। सो सबसे पहले तो पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं आरबीसी सेल्स, ठीक है, ड्यू टू क्यों, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। क्यों विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जब होती है तो विटामिन B12 जो है आरबीसीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो अगर पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसको पर्नीशियस एनीमिया होगा, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसीज भी फॉर्म नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली,
और पेशेंट को क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। सो हम पेशेंट को किसके साथ ट्रीट करेंगे, विटामिन B12 जो है हम पेशेंट को देंगे। ये मोस्टली पेशेंट्स को उनको होता है जिनको कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इंस्ट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, अब जिसकी भी भाई अनाटमी अच्छी क्लियर है उसको पता होगा, जिसकी नहीं क्लियर दे डोंट नो। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर जो है वो B12 की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और जिसको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी उसका इंस्ट्रिंसिक फैक्टर जो है बनेगा नहीं, प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा और B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेशेंट विद द इंक्रीज्ड आईसीपी इज रिसीविंग मैनिटोल टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ड्रग द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एक पेशेंट है, उसका आईसीपी इंक्रीज है, आप उसको क्या लगा रहे हो, मैनिटोल लगा रहे हो, ठीक है। जो मैनिटोल है उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी है आपको, तो आप क्या असेस करोगे, डिक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज पिपुलरी रिएक्शन। सो मैनिटोल क्या है, एक डायूरेटिक है। कौन सा डायूरेटिक है, ऑस्मोटिक। सो पहला ही क्वेश्चन आपका ये बन गया कि आपको पूछ सकते हैं कि जो मैनिटोल है वो होता क्या है। सो इट्स अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। सो ये क्या करता है, बॉडी से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको रिलीज करवाता है और फ्लूइड को रिलीज कराता है। सो अगर फ्लूइड रिलीज होगा तो पेशेंट की यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगी। सो अगर मैनिटोल में यूरिन की आउटपुट इंक्रीज हो रही है तो मतलब मैनिटोल अच्छे से वर्क कर रहा है। सो इसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए आप ऑब्वियसली क्या करोगे, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट चेक करोगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंक्रीज आईसीपी का फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सो फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज में हम क्या देते हैं पेशेंट को, मैनिटोल। ये भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहीं से आपके बन गए, ठीक है। सो अच्छे से क्वेश्चंस को करो। नेक्स्ट है, द क्लाइंट हैज अंडरगॉन थायरोडेक्टमी, द नर्स मॉनिटर द साइन फॉर डैमेज ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिवली। सो एक पेशेंट है, उसकी थायरोडेक्टमी हुई है, तो नर्स जो है असेस कर रही है कि पेशेंट को कहीं पैराथायराइड ग्लैंड्स पे डैमेज तो नहीं हो गया, तो उसके लिए वो कौन सा साइन देखेगी, क्लियर। थायरोडेक्टमी क्या होती है, थायराइड ग्लैंड का रिमूवल। थायराइड ग्लैंड का क्या हो गया भाई, रिमूवल हो गया। तो अब आप उसके साइन देख रहे हो कि पैराथायराइड ग्लैंड्स को कहीं रिमूव तो नहीं कर दिया। सो ये रहे आपके थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर एम्बेडेड होते हैं 4 पैराथायराइड ग्लैंड। सो ऑब्वियसली अगर आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर रहे हो तो पैराथायराइड ग्लैंड को प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो आप कौन सा साइन मॉनिटर करोगे, हॉर्सनेसनेस, टिंगलिंग अराउंड द माउथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेक पेन। सो जब भी पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो रिमूव या फिर डैमेज हो जाते हैं तो उसका पहला साइन जो आता है दैट इज योर टेटने। क्यों, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, एनाटॉमी क्लियर है तो पता होगा, कैल्शियम को रेगुलेट करता है ब्लड में। सो पैराथायराइड ग्लैंड होगा तो कैल्शियम का रेगुलेशन नहीं होगा, पेशेंट को टेटने के साइन आएंगे। टेटने का कौन सा साइन इसमें दिख रहा है, टिंगलिंग अराउंड द माउथ। सो समझ रहे हो एनाटॉमी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। बेसिक ही नहीं क्लियर है आजकल किसी का भी, बेसिक्स को क्लियर करो, आप क्वेश्चन अपने आप ही करते जाओगे सारे। सो जो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इज अ टिंगलिंग अराउंड द माउथ को असेस करोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो कहीं डैमेज तो नहीं हो गए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रफेज इन द डाइट स्टिमुलेट्स द, तो जो आप रफेज देते हो डाइट में वो क्या करती है, रफेज मतलब जो हम फाइबर्स लेते हैं, ठीक है, फाइब्रिक बोलते हैं ना, फाइबर्स लो, किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है फाइबर लो, वो क्या कराता है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, पेरिस्टालसिस को, द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस या फिर सर्कुलेशन को। सो जो आप रफेज देते हो डाइट में वो हेल्प कराती है पेरिस्टालसिस में। देखो कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, जिनकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होती है, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी तभी बावल जो है मूव करेगा टुवर्ड्स द रेक्टम। सो इसीलिए पेशेंट को बोला जाता है रफेज डाइट दो जिसमें फाइबर ज्यादा हो, ठीक है ना, जिनमें रेजिडुअल ज्यादा बचे। सो वो क्या कराएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराएगा। और पेशेंट को ये एनाटॉमी से क्वेश्चन है डायरेक्टली, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट करा के पेशेंट का जो गट है वो बहुत हेल्दी रखेगा, प्लस उसको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव कराएगा, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर द हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज टू ट्रीट। सो ARF वाला पेशेंट है एक्यूट रीनल फेलियर वाला, उसको क्या चल रहा है, हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो आप चलाते हो ये किसको ट्रीट करने से पहले चलाते हो। इस क्वेश्चन से पहले अगर कोई भी बच्चा
मेरे से बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। 79732 पे 44089 पे कॉल या फिर मैसेज करके ESIC का 7 जुलाई को होने वाला पेपर के लिए 999 का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ESIC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरी, हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, प्लस MCQ क्लासेस मैं इसमें ले रही हूँ आपकी, टेस्ट रेगुलर ले रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर पे डिस्कशन होगी इस पे। सो ये जो बैच है प्रॉपरली लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, इसमें आपको लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो ये बैच जो है क्रैश कोर्स स्पेशली आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो मेरे से, तो आप एक फुल फ्लेज्ड बैच ले सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 2499 का 3 मंथ्स का ये बैच है, जिसमें हम अनाटमी प्लस फिजियोलॉजी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करनी, आपका बेसिक क्लियर करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें आपको करवाए जाएंगे अच्छे से और बताया जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज भी होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कशन होंगे। सो ये जो बैच है ये है 2499 का 3 मंथ्स का। तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों में से ESIC का चाहे RRB एंड नॉर्सेट का बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं दोनों, देखो दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले, नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन था कि पेशेंट है एक्यूट रीनल फेलियर वाला, आप उसको हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन दे रहे हो प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हो, किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए? ऑप्शंस हैं हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, सो हाइपरकैल्सीमिया। सो देखो हाइपरकैलीमिया, जब ऑब्वियसली जब किसी का रीनल फेलियर होता है तो पोटाशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज किडनी जो है वो पोटाशियम एक्सेस को निकाल नहीं पाती। सो उसको हम कम करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड सोडा बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा आ सकता था कि एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट को हाइपरकैलीमिया है तो आप उसे क्या चलाओगे? सो याद रखना हाइपरटोनिक ग्लूकोज एंड इंसुलिन इन्फ्यूजन जो है आप पेशेंट को देते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंडीशन डिस्टल पल्स इज प्रेफर्ड रेदर देन द एपिकल पल्स? तो कौन सी कंडीशन में जो है हम डिस्टल पल्स यूज करते हैं चेक करनी रेदर देन द एपिकल पल्स? अरिथमिया, शॉक, हाइपरटेंशन, हार्ट ब्लॉक। सो शॉक में जो है डिस्टल पल्स को प्रेफर किया जाता है एज कंपैरिजन टू एपिकल पल्स, बट अगर किसी को अरिथमिया है, हाइपरटेंशन है, हार्ट ब्लॉक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सो हम एपिकल पल्स ही यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है द नर्स इज पोस्टेड इन इमरजेंसी एंड पेशेंट कम्स विद द सीजर्स, द प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट इज। सो देखो पोस्टेड हुई है एक नर्स इमरजेंसी में और पेशेंट जो है सीजर्स के साथ आया है, तो इस पेशेंट के लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी? एयरवे मैनेजमेंट बाय साइडलाइन पोजीशन, कंट्रोल सीजर विद मेडिकेशन, सर्कुलेशन मैनेजमेंट विद IV फ्लूइड, नन ऑफ द अबव। सो देखो सबसे पहले प्रायोरिटी तो आती है इंजरी। अब इंजरी का जो है प्रिवेंट करना, इंजरी से सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सीजर्स में। अब इंजरी वाला इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा आपको ऑप्शन, तो सेकंड प्रायोरिटी पे जाएंगे हम, दैट इज योर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो वो ऑप्शन हमें दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। देखो ये क्वेश्चंस को डायरेक्टली लेके चलो, अगर आपके पास सीजर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, सो पहली प्रायोरिटी हमेशा इंजरी को प्रिवेंट करने को दोगे, सेकंड हम हमेशा ABC को देते हैं। अगर इंजरी आपको ऑप्शंस में नहीं दिख रहा तो ABC पे चले जाओ। क्लियर? डायरेक्टली जाओ और किसी चीज को मत देखो, ठीक है। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनका डायरेक्ट आंसर है, इस चीज पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंजरी प्रिवेंशन, सेकंड पे ABC। इंजरी नहीं दिख रहा तो ABC को टिक करो, इंजरी दिख रहा है तो इंजरी को टिक करो, प्रिवेंट करना है इंजरी से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन फ्रॉम NG ट्यूब? तो इनमें से क्या चीज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जब किसी के NG ट्यूब में से आपने एस्पिरेशन करनी होती है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ईसोफेजियल वेरिसेस, ये आएगा यहाँ पे, सीवियर डिहाइड्रेशन। सो ईसोफेजियल वेरिसेस में क्या होता है? ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं अगर आप एस्पिरेशन करोगे। देखो पेशेंट के ऑलरेडी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी वेरिसेस में, क्या होता है ईसोफेगस में? अब नॉर्मल जो है वो क्या बन जाता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप वहां से एस्पिरेशन करोगे तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, हैमरेज हो सकता है और पेशेंट को अपर GI की क्या हो सकती है? अपर GI ब्लीडिंग हो सकती है। सो उसके लिए पेशेंट में हमेशा ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है एस्पिरेशन करना फ्रॉम द NG ट्यूब। स्टैंक्समैन ब्लैकमर ट्यूब जो है वो यूज करते हैं हम ईसोफेजियल वेरिसेस में। लास्ट क्वेश्चन है मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन इज कॉल्ड एज। लो भाई एनाटॉमी का क्वेश्चन आ गया आज आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए कि जो मूवमेंट हम मिड लाइन की टुवर्ड करते हैं बॉडी के, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर सेंट्रल,
मीडियल रोटेशन, पोस्टीरियर या फिर पोस्टीरियो लेटरल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आपको पता ही है मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। सो आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड कि कौन इंटरेस्ट लेके क्लासेस को देख रहा है। जो आप लोगों से मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि रोटा वायरस की वैक्सीन कैसे रूट से जो है एडमिनिस्टर की जाती है। ओरली दी जाती है रोटा वायरस की वैक्सीन, ठीक है। जिन्होंने ओरली लिखा था उनको रिप्लाई किया है मैंने, और जिन्होंने नहीं लिखा था जो वेट कर रहे हैं वीडियो के लिए, उनके लिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो रेगुलरली ऐसी क्लासेस देखने के लिए, क्योंकि 450 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कम नहीं होते। अगर इनमें से आपको 4 क्वेश्चंस भी आते हैं तो पक्के नंबर हो जाएंगे आपके। और अगर कोई भी बच्चा अभी भी 999 का ESIC का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है, जिसमें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी, जो कि ESIC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ क्लासेस मैं आपकी ले रही हूँ, टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स पे डिस्कशन चल रही है। ये सारी चीज़ें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगी। आप लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, ओनली इन 999। टाइम आपके पास 40 डेज बचे हैं। अब आपको पता है कैसे यूटिलाइज करना है, फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डीले। एंड अगर RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2499 का बैच जो है हमारा स्टार्ट हो गया। फुल फ्लेज्ड बैच है जिसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक सब कुछ करवाया जाएगा। ये भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड थैंक यू। मिलती हूँ अगली वीडियो में।